स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे जो कोलंबियन फोर्स है जो कि दो चार्जेस के बीच में वर्क करता है, उसको हम लोग कैसे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आज प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। और हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस है, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है, और दोनों किसी पॉइंट पे रखे हुए हैं। जरा इसको हम अज्यूम करते हैं, वी आर हैविंग द चार्ज, एक को हम लोग मान लेते हैं Q1 और एक दूसरा चार्ज वी आर हैविंग Q2, और दोनों जो है किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमें इसे वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो अभी हम कुछ भी मान नहीं रहे हैं। और अब आप देखें, हम लोगों ने इसके पहले क्लास 11th में, हालांकि आप जानते हैं कि दो चार्जेस हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें कोलंबियन फोर्स वर्क करेगा। इफ़ देयर आर टू चार्जेस, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोलंबियन फोर्स वर्क करेगा। जो कोलंबियन फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अगर अट्रैक्टिव है तो उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, अट्रैक्ट। ये है साइन ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का साइन है, और इसे बोलते हैं टूवर्ड्स। ठीक है ना। तो कोलंबियन फोर्स हमारा ऐसे भी हो सकता है। दूसरा जो है ये है साइन ऑफ रिपल्सन, और ये जो रिपल्सन है ये दूसरा नेचर है उस कोलंबियन फोर्स का, और इसे जो है बोलते हैं अवे, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये दो कन्फिगरेशंस हैं जब हमारी फोर्सेस यानी कोलंबियन फोर्सेस लग रही होती हैं किन्हीं दो चार्जेस के बीच में। ये तब लगेगा जब चार्जेस डिफरेंट नेचर के होंगे, और ये तब लगेगा जब चार्जेस सेम नेचर के होंगे, यानी रिपल्सन होगा। खैर, आते हैं अपने केस पे। थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हमें पूरा जो है कोलंबियन फोर्स को वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं। अब बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस लूँगा, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। आई एम टेकिंग सम स्पेस। ये जो स्पेस है इसको मैं, ध्यान रखिएगा, ये जो मैं स्पेस ले रहा हूँ ना, ये इसका बैकग्राउंड है। ठीक है ना। इसे आपको इसमें आगे लिखना नहीं है। अगर आप चाहें तो कहीं पे अगर स्पेस हो उसमें कहीं पे आप लिख लें, आगे आगे बगल दाएं पीछे कहीं भी लिख लें, लेकिन इस कैलकुलेशन में ना लिखें उसको। खैर, क्लास 11th में हम लोगों ने वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को पढ़ रखा है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम, जिसे m इंटू वी कहते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं। यानी कि आप ले सकते हैं उन सारों में मैग्नेटिक फील्ड हो गया जिसका सिंबल भी है। इसमें जो ये फोर्स है ना, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मोमेंटम और मैग्नेटिक फील्ड और इसके एक्सेट्रा, इसको हम लोगों ने पढ़ा था एक सिंबल से, एफ एक्स वाई। एफ मान लीजिए कोई वेक्टर है, आप एक काम करें, एफ के प्लेस पे आप कर लें पी, पी एक्स वाई। पी मीन्स वेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो इन सारे में से कोई भी पी हो सकता है, पी इन सारों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था। ये इसका सफिक्स है, ये सफिक्स है, ठीक है ना। और ये हमारा वेक्टर है, एफ ई बी पी बी वट एवर इट इज। तो इस एक्स का मतलब होता है ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम या लोकेशन या पोजीशन। तो ऑन द लोकेशन ये एक्स का मतलब है, और जो ये वाई आपको दिख रहा है, इस वाई का मतलब है बाय द या ड्यू टू। इस वाई का मतलब होता है बाय द या फिर और ड्यू टू कह सकते हैं आप। बात समझ में आई। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना हो, कहीं पे लिखा हुआ है एफ एक्स वाई, तो कैसे पढ़ेंगे इसको जरा 11th के हिसाब से, जो हमने 11th में सारे रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर कैसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है एफ फोर्स ऑन एक्स, जैसे पी ऑन लोकेशन, मान लीजिए लोकेशन एक्स है, तो पी ऑन एक्स बाई वाई, इसको पढ़ेंगे, पी एक्स वाई को पढ़ेंगे पी ऑन एक्स बाई वाई, पी ऑन एक्स बाई वाई। लाइकवाइज अगर कहीं पे एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो हम इसे पढ़ेंगे फोर्स, यहाँ चूंकि यहाँ पे पी तो है नहीं, यहाँ पे एफ है, एफ मीन्स फोर्स, तो फोर्स ऑन एक्स बाई वाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई,
फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई या फोर्स ऑन एक्स ड्यू टू वाई या बाई वाई। इसका एक तरीका और है, सपोज करें एक एग्जांपल हमारे पास है, कहीं पे लिखा है एफ ए बी, देखें ध्यान से, कहीं पे लिखा है एफ ए बी, तो एफ ए बी का मतलब होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये थोड़ा सा कट रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ, वो हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लिखा है एफ ए बी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, जरा इससे गेस करें, फोर्स ऑन ए बाई बी या फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसे हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। लाइक वाइज अगर कहीं पे लिखा है एफ बी ए अगर कहीं पे लिखा है, जरा देखें एफ बी ए को लिख सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है कि नहीं। तो एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन है, यानी जो पहला होगा वो उस लोकेशन को शो करेगा जहां पर वो चार्ज या कोई बॉडी या फोर्स या कुछ भी है, और दूसरा जो है ना सफिक्स में जो दूसरा आपके पास वेरिएबल है वो शो करेगा जिसकी वजह से है, मतलब जो उस पर प्रभाव डाल रहा है, सॉरी ड्यू टू या बाई। जरा यहाँ पे देखें, ये दो चार्जेस थे हमारे Q1 एंड Q2, तो हम जानते हैं कि अगर हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर चार्जेस होंगी कहीं पे भी किसी भी डिस्टेंस पे, तो जाहिर सी बात उनके बीच में एक म्यूचुअल कोलम्बियन फोर्स वर्क करेगा। हाँ, उसका नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब आप देखिए इस केस में हमने जो माना हुआ है, दोनों चार्जेस को हमने पॉजिटिव माना है, तो जाहिर सी बात है जो फोर्स वर्क करेगा Q1 एंड Q2 के बीच में, जरा ध्यान से देखिए कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, बिल्कुल सही, क्लियर है, रिपल्सिव होगा। रिपल्सिव का साइन देखिए क्या है, आ जाए इधर, तो ये है, तो इस साइन को हम लोग ले सकते हैं, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, रिपल्सिव का साइन हमने ले लिया, एक ये इधर हो गया, एक इधर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब चूंकि फोर्स वर्क कर रहा है तो हम लोग एफ कर देते हैं, चलें ये एफ हो गया। अब प्रॉब्लम आती है इनके नॉमेनक्लेचर में, यानी कि इसको हम कैसे वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ये हमारा पहला स्टेप है आज के टॉपिक का। तो देखें, इसे हम लोग कर देते हैं लोकेशन 1, इसे कर देते हैं लोकेशन 2। लोकेशन 1 पे चार्ज हमने अपने मन से मान लिया Q1 और लोकेशन 2 पे Q2 मान लिया। अगर आप चाहें तो लोकेशन A इस पे कर सकते हैं, इसको लोकेशन B कर सकते हैं। जरा इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा, अब ये एफ एक्स वाई हमने पढ़ा है ना, यानी कि एफ लोकेशन इसका x नहीं है, 1 है, और किसके वजह से, 2 की वजह से है, यानी कि F1 यानी फोर्स ऑन 1, जैसे यहाँ पे फोर्स ऑन x ड्यू टू y, तो फोर्स ऑन 1 इन्फ्लुएंस्ड बाय 2। देखिए फोर्स ऑन 1 लोकेशन 1 इन्फ्लुएंस्ड बाय 2, या ऐसे भी आप कह सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो अब की बार लोकेशन हमारी ये वाली है, सेकंड वाली है, इसकी बात कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 2 लोकेशन के लिए जिस पर चार्ज Q2 है, तो इसका जो कोलम्बियन फोर्स है उसका हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे बाय यूजिंग द सिंबल्स, तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2, क्योंकि अब की बार ये जो लोकेशन 2 है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग ना, जिस पर चार्ज Q2 रखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से ये फोर्स को कैसे हमने डिनोट किया, ये जो बेसिक आपको दिख रहा है, अगर आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में इसको नोट कर लें और रोक के वीडियो। एक चीज़ मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ 720 पिक्सल में देखें या फिर 1080 पिक्सल में देखें, तो इससे क्लियरिटी ज़्यादा बनी रहेगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। मिनिमम आपको 720 करना है, ठीक है ना। खैर आते हैं आगे आने वाले टॉपिक्स पे। इसको हम इरेज करते हैं, आपने मेरे ख्याल से इसका स्नैपशॉट ले लिया होगा। तो बैकग्राउंड में हम लोगों ने पढ़ रखा है, अभी बैकग्राउंड में ही अभी हम लोग मेन पे नहीं आए हैं। तो बैकग्राउंड पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कुछ ऐसे भी वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्ट मोशन जनरेट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, हमने पढ़ा है ना। अब वो कौन कौन से वेक्टर्स हैं जो कि मोशन जनरेट कर सकते हैं किसी वस्तु के अंदर, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो है फोर्स। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, ठीक है ना, और इस फोर्स को यहाँ पे लगाया जाए तो फिर इसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा ना। देखिए ये लोकेशन 1 है, मान लीजिए ये लोकेशन 2 है, यही सेम ऑब्जेक्ट M है, इस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया,
और जैसे ये फोर्स लगाया, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है लोकेशन 1 से डिस्प्लेस होकर लोकेशन 2 पे आ गया। ये है इसका डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स, सॉरी स्मॉल एक्स है। और हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। अब ये जो हमने फार्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है, इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक फोर्स एक डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि कहने का पर्पज ये है कि फोर्स ही वो एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स जो एजेंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन जनरेट कर सकता है, और यानी कि लोकेशन को यानी पोजीशन को चेंज कर सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है। वो कौन है? वो फोर्स है। फोर्स पोजीशन को चेंज कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब जरा अगर हम लोग इसके लिए अगर इसको रिप्रेजेंट करें वेक्टोरियल फॉर्म में पोजीशन को, हमने वास्तव में जो पोजीशन होता है ना वो जो है उसको वो कोई पॉइंट होता है, ध्यान रखने वाली बात है। लोकेशन या पोजीशन वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंट पॉइंट है, इंस्टेंट लोकेशन है। जैसे यहाँ पे ये 1 है, वो इसकी एक लोकेशन है या पोजीशन है, जिसको हमने एक पॉइंट से दिखाया है। तो पोजीशन हमेशा पॉइंट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। लोकेशन और पोजीशन हमेशा पॉइंट होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। मैं इधर अभी बगल साइड कर ले रहा हूँ, इसको आप अपने रफ कॉपी में करिएगा, ये जो मैं अंदर कर रहा हूँ। अभी मैं मेन जो हमारा डेरिवेशन है उस पर नहीं जा रहा हूँ, मेन रिप्रेजेंटेशन पे। ये आपका बैकग्राउंड चल रहा है। हाँ, हमें बैकग्राउंड से एक चीज़ पता चल गई है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सकता है, यानी कि मोशन जनरेट कर सकता है। तो कहने का पर्पज क्या है, व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर, और हमने दूसरी चीज़ ये भी सीखी है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी जो पोजीशन है वो एक सिंगल पॉइंट है कोई, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा था कार्टेशियन एक्सिस। कार्टेशियन एक्सिस क्या होती है? वो एक एक्सिस है एक्स एंड वाई, जो कि जिसका एक ओरिजिन होता है ओ, ये कार्टेशियन एक्सिस है। इधर लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश लेते हैं, जिसे हम लोग माइनस एक्स भी कह सकते हैं। और ये हमारा है वाई एक्सिस, पॉजिटिव है, और ये है वाई डैश मतलब निगेटिव एक्सिस, ध्यान रखिएगा। वाई डैश मीन्स नथिंग, निगेटिव है, ये नीचे का ऊपर की तरफ, खैर ये इसका ओरिजिन है। अब सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो हमारा चार्ज Q2 यहाँ पे है, एकदम स्टार्टिंग में इसको उठाते हैं, इस चार्ज को, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। चार्ज Q2 को हम लोगों ने इससे शो किया है, यहाँ पे रखा हुआ है। अभी इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, Q1 के साथ रखते हैं। चार्ज Q2 जिसको हमने इससे डिनोट किया है, यहाँ पे इससे उठा के इधर पे रखते हैं, यानी Q1 और Q2 की लोकेशन सेम है, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसे समझें, लोकेशन जो है, पहले इसको हम बना लेते हैं कहीं पे। सपोज करें अभी Q2 को उठा के हमने Q1 पे रखा है, तो Q1, Q2 की लोकेशन सेम है। लोकेशन कहाँ पे आ गई है? लोकेशन को हमने 1 से शो किया है ना, ध्यान से देखिए। लोकेशन 1 से, आप चाहें ए से भी शो करते हैं, तो मैं इधर 1 कर देता हूँ। तो 1 पर ही Q1 एंड Q2 आ गए ना। जरा इसको मिलाते हैं, इसको हमने मिला दिया, ठीक है। ये पोजीशन है, ध्यान रखिए, पॉइंट 1 पोजीशन है और ओ ओरिजिन है, दोनों को हमने मिला दिया। और हमने 11th में पढ़ा था कि जब व्हेन लोकेशन मीन्स पोजीशन पॉइंट, आप पोजीशन को पोजीशन पॉइंट समझ सकते हैं। पोजीशन पॉइंट इज मेट विद origin, and position point is met with origin, then it forms पोजीशन वेक्टर। क्या बनाता है? पोजीशन वेक्टर बनाता है। पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं है, ये बस जब हम लोग ओरिजिन को, जो ये एक्स वाई एक्सिस दिख रही है, इसको हम लोग अगर पोजीशन पॉइंट से मिला दें, ये पोजीशन पॉइंट है 1 2, तो वही पोजीशन वेक्टर कहलाती है। अब केस नंबर फर्स्ट देखिएगा, हमने क्या किया है इसमें, ये चार्ज जो Q2 है, जो अभी यहाँ से यहाँ तक इतने डिस्टेंस पर है, उसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अच्छा, जब इसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो दोनों किस पे आ गए? पोजीशन 1 पे आ गए, Q1 एंड Q2, यानी कि अभी T इज इक्वल टू 0 है।
T इज इक्वल टू 0 का मतलब अभी हमने इसे उठा के रखा हुआ है, अभी इसमें रिपल्सन फोर्स नहीं लगा हुआ है, रिपल्सन फोर्स 0 है, ये हमने एजम्पशन किया है, मान लिया है बेसिकली। तो टाइम 0 है और इसको उठा के हमने यहाँ पे रखा है। तो ये वो वेक्टर है, आप देख सकते हैं O मतलब O से 1 पे जा रहा है, O to 1। देखिए O to 1 मैं Q1 को थोड़ा सा इधर बना देता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। Q1, Q2, क्या किया है हमने, Q2 को उठा के यहाँ पे रख दिया है, और जैसे रखा हम ये मान रिपल्सन फोर्स अभी काम नहीं कर रहा है, और यानी कि टाइम कितना है, 0 है, क्योंकि जब टाइम 0 तब लेते हैं जब कुछ होता नहीं है, यानी T1 इज इक्वल टू 0 कर देते थे। अभी अभी कोई रिपल्सन फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो O1 है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर O1, ठीक है। लेकिन क्या हमेशा Q2 यहीं पे रहेगा, नहीं रहेगा, हमेशा तो नहीं रहेगा ना यहाँ पे Q2। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है डिफरेंट सेम नेचर के चार्जेस हैं, तो एक दूसरे पर कूलम्बियन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो Q2 जो है यहाँ से भाग जाएगा। जो चार्ज Q2 आपको दिख रहा है ना, रिपल्सन की वजह से वो भाग जाएगा। कहाँ से, इधर से भाग के किसी इस यहाँ से भाग के वो इस तरफ किसी साइड जा सकता है, तो हम लोग मानते हैं इधर से भाग के इधर आ गया, और इससे Q2 को इधर से इधर भागने में कुछ टाइम लगेगा। तो चलिए मान लेते हैं कुछ टाइम, वो टाइम कौन सा है। हाँ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो आपको ये दिख रहा है, इसका आप स्नैपशॉट ले लें या फिर इसे नोट कर लें। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है। अब इसका हमें काम पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अब ये हमारा जो चार्ज था वो डिस्प्लेस होके वो आ गया है Q2 म्यूचुअल कोलम्बियन फोर्स की वजह से, रिपल्सन की वजह से वो यहाँ से हट के भाग के इधर आ गया है। पहले यही था वो, कब, जब T1 इज इक्वल टू 0 था, भाग के, जिसको हमने यहाँ पे दिखाया है कार्टेशियन एक्सिस में। इसको ये भाग के इधर आ गया कहीं पर, यानी पोजीशन 2 पे आ गया। कौन आ गया, Q2 आ गया। इसके आगे भी जाएगा, लेकिन हम सिर्फ 1 और 2 को ले रहे हैं, आगे नहीं ले रहे हैं, ये हमने एजम्पशन मान रखा है, ठीक है ना। अब ये जो T1 इज इक्वल टू कुछ है, T है मान लेते हैं, यानी कि T टाइम बाद ये जो हमारा चार्ज Q2 था वो यहाँ पे आ गया पॉइंट 2 पे। अब ये दूसरी पोजीशन है, इसे हम पोजीशन पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि पोजीशन हमेशा पॉइंट होता है। ये सेकंड पोजीशन पॉइंट है, और हमने अभी देखा, आपने पढ़ा भी है कि जब पोजीशंस को हम लोग ओरिजिन से मिला देते हैं कार्टेशियन एक्सिस के, तो उसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पहला पोजीशन 1 था, तो इसको मिला दिया, तो पहला पोजीशन वेक्टर बन गया O1 है, ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट पॉस वेक्टर। मैं पोजीशन को स्थान पे पॉज कर दे रहा हूँ। दूसरा O2 है, O2 जो है वो सेकंड पॉस वेक्टर है, दिस इज द सेकंड पॉस वेक्टर, ठीक है। इसको हमने मिला दिया, तो एक पोजीशन वेक्टर ये बन गया, एक ये बन गया। क्यों बना, क्योंकि चार्ज यहाँ से Q2 इधर से मूव करता हुआ इधर आ गया। इज इट क्लियर। अच्छा, अभी कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बताइए Q1 क्यों नहीं मूव करेगा। Q1 भी मूव कर सकता है, क्योंकि कोलम्बियन फोर्स जो लगता है वो दोनों चार्जेस पे लगता है ना म्यूचुअली। तो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमने ये मान रखा है जो Q1 है, इधर मैं जस्ट वेट, इधर मैं कर देता हूँ, दैट इज ग्रेटर देन Q2, ये हमने मान रखा है, लेट, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा जब ये हम मान लेंगे तो क्या होगा, जब चार्ज Q1 बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाइड है इन कंपैरिजन ऑफ Q2, तो अब आप बताइए कोलम्बियन फोर्स का प्रभाव किस पे ज़्यादा पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा ना, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम है, Q2 बहुत लेस है, और इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा है इस चार्ज की, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कोलम्बियन फोर्स जैसे आपने क्लास 9th और 11th में पढ़ रखा है कि ऑब्जेक्ट जिसका मास कम होता है तो उस पर जो न्यूटोनियन फोर्स होता है उसका प्रभाव, जो अगर हम ज़्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा न्यूटोनियन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि उसे अपना लोकेशन चेंज करने के लिए, और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मास कम होता है उस पर कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए। सेम इसी तरह से ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू बहुत कम है, यानी वीक चार्ज है, तो वो जल्दी से इस कोलम्बियन फोर्स की वजह से डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा चार्ज जो कि बहुत हैवी है, बहुत इंटेंसिफाइड है,
तो कोलम्बियन फोर्स का इस पर प्रभाव बहुत कम होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसिफाइड चार्ज, जैसे बहुत ज़्यादा आप ऐसे समझें कि इसका मास बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मास की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहा है। हालांकि यहाँ पे मास नहीं, यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है। चलें, मेरे ख्याल से ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है कि जो Q1 है बहुत ग्रेटर हमने माना हुआ है लेट करके। देखें, अब आप देखें यहाँ पे एक लोकेशन तो हमारा 1 है और एक लोकेशन हमारा 2 है, जो ये Q2 चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया है। अब हमने पढ़ रखा है क्लास 10th 11th में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, आप चाहें तो पॉइंट कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन पॉइंट माइनस इनिशियल पोजीशन पॉइंट, अगर आप चाहें तो इनिशियल पोजीशन पॉइंट, इनिशियल पॉज पॉइंट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है ना क्लास 11th में, इसी को हम लोग थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करते हैं। डिस्टॉर्ट क्या करते हैं इसको, अगर हम चाहें तो लास्ट में वेक्टर लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी फार्मूले को अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन पॉइंट वेक्टर या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये कर सकते हैं ना। तो जरा करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका भी एक स्नैपशॉट ले लें, या फिर अगर आप नोट करना चाहें तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है तो मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, तो आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, मैं DIS पे लिख के छोड़ दे रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। कर सकते हैं ना भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। बस लास्ट में वेक्टर लगा दिया, अभी पीछे अपने फार्मूला भी लिखा था। जरा लिखते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बार पोजीशन वेक्टर निकल रहा है, इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। जरा इस फिगर में आ जाइए तो ध्यान से देखिए सारा ये फिगर। तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो कौन है, वो O से 2 है ना, क्योंकि फाइनल पॉइंट तो यही है, पोजीशन पॉइंट, इनिशियल पोजीशन पॉइंट ये है जहां से चला है T1 इज इक्वल टू 0। ये इनिशियल पोजीशन पॉइंट और ये है फाइनल पोजीशन पॉइंट। मैं फाइनल कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है ना, ये फाइनल पोजीशन पॉइंट है। और पोजीशन पॉइंट को ही जब ओरिजिन से मिलाते हैं तो वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। यानी ये पहला पोजीशन वेक्टर है O1, फाइनल है O2, सेकंड है ना फाइनल, O2 माइनस O1, ये 0 नहीं, ध्यान रखिएगा O है ये, ठीक है ना। जरा वैल्यू रखते हैं, कुछ मान लेते हैं, O2 को मान लेते हैं हम लोग अपने मन से R2 और इसको मान लेते हैं R1। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया इस डायग्राम का, ये है R2 माइनस R1, ठीक है ना। ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से मिल गया R2 माइनस R1। इसको अगर आप चाहें तो हम इसको अब मिला देते हैं दोनों पॉइंट्स को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और कुछ नहीं है, बस ये अगर दो पोजीशन पॉइंट्स को मिला दें, यानी दो लोकेशंस को मिला दें, तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाती है। वो दो लोकेशन से दो पोजीशंस कौन से हैं, 1 और 2, इन्हीं को अगर मिला दें तो डिस्प्लेसमेंट है, तो इनको हम लोग मिला देते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। तो इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं और यहाँ से हमें हमारा फाइनल वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाला है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं कि जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, पोजीशन पॉइंट्स हैं, दोनों को हम लोग मीट कर देते हैं, इनको हम मीट कर देते हैं। सॉरी, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, थोड़ा सा इसको हम लोग स्ट्रेट करते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक कलर से हमने शो किया हुआ है, यही है हमारा, दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 2। यही जो 1 2 है ना, इसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इधर मैं लिख देता हूँ 1 2 इज नथिंग बट इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जिसकी वैल्यू कितनी आई है 1 2 की, देखिए इधर R2 माइनस R1, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इक्वेशन नंबर आप इसे सेकंड डाल दें,
मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब थोड़ा सा खेल रह गया है जो कि हम लोग आगे करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। जस्ट वेट। ठीक है, चलिए फिर इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारा मेन फिगर है वो यही है जो आपको दिख रहा है, दिस इज द मेन फिगर। ठीक है ना। अब आप चाहें इसको आप नोट कर लें, इसका आप स्नैपशॉट ले लें। इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन दैट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है ना, इसका पार्ट है, बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है ना। तो अब हम लोग आते हैं, हमें चीज़ें पता चल गई। एक चीज़ और, हमने इसको O से 2 को हमने मान लिया R2 क्योंकि 2 है, और O से 1 को हमने मान लिया R1। तो R1 इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर या इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और R2 इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर या सेकंड पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। फॉर लोकेशन 2, R1 इज फॉर 1, R2 इज फॉर 2। चलें, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1 to 2 की, वो आई थी R2 माइनस R1। तो इसकी वैल्यू हमारी आई थी R2 माइनस R1। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कैसे लें? तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज रूल लगा के कर सकते हैं, या फिर हमेशा हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन में लिखते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है। ऐसा क्यों होता है? जरा इसका पहले आप एक फ़ोटो ले लें, इसका स्नैपशॉट ले लें। आगे मैं स्नैपशॉट लेने के बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमें अभी डायरेक्शन लेना है। ठीक है ना। तो डायरेक्शन में कहाँ पे लेना है? ये जो R2 माइनस R1 है। ज़रा बेसिक पे आते हैं। बेसिक पे हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। हम जानते हैं, ये बेसिक को मैं इधर बंद कर देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए और उसी डायरेक्शन में ही हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फोर्स अगर ऊपर से नीचे लगे और डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री हो, या फिर फोर्स उसके अपोजिट लगे और डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट एक्सिस में हो। ऐसा नहीं है। फोर्स और एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। कहने का पर्पज ये है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है ना। लाइकवाइज वो फोर्स कोई सा भी हो सकता है। कोलम्बियन फोर्स हो सकता है, न्यूटोनियन फोर्स हो सकता है जिसे F इज इक्वल टू ma कहते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वट एवर इट मे बी। वैसे सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए जो फोर्स लग रहा है ना, F21 इस साइड लग रहा है। ठीक है। तो जो F21 इस साइड लग रहा है, इसमें देखिए मोशन कौन कर रहा है? Q2 कर रहा है, Q1 नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी हमने हाई इंटेंसिटी मानी है ना। तो मोशन Q2 कर रहा है, और Q2 का मोशन कैसे है? देखिए बाएं से दाएं साइड है। द मोशन ऑफ Q2, पहले तो T1 इज इक्वल टू 0 पर यहाँ था, तो T2 इज इक्वल टू, मैं इधर कर देता हूँ, T2 इज इक्वल टू T पे कुछ तो भी टाइम रहा होगा, वो हमारा Q2 जो यहाँ पे था वो मूव करके यहाँ पे आ गया, यानी Q2 का मोशन इस साइड है। Q2 का मोशन इस साइड है, लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, किसका फोर्स लग रहा है? कोलम्बियन फोर्स लग रहा है, वो Q2 को Q1 से इस साइड लेके जा रहा है, बाएं से दाएं के साइड ले जा रहा है। तो अगर कोलम्बियन फोर्स बाएं से दाएं जा रहा है, मोशन बाएं से दाएं जा रहा है, यानी जो मोशन टेक प्लेस हो रहा है बाएं से दाएं, तो आप जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन, ठीक है ना, मोशन का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट का। और वही डायरेक्शन जो है फोर्स का होगा, है कि नहीं? यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और मोशन डायरेक्शन, ये तीनों का सेम होना चाहिए यहाँ। और इस केस में बाएं से दाएं है, तो मैंने एरो इसका बना दिया, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। इस वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको लेनी है वो भी कैसी लेनी है? इसके हिसाब से बाएं से दाएं, क्योंकि साइन कन्वेंशन सेम होना चाहिए। तो ये भी हमने बाएं से दाएं ले लिया है। अगर इसका उल्टा कर देते हैं, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, अगर वो कहता, अगर ऐसा केस होता कि Q2 की बार बड़ा हो जाए, देखिए ध्यान से, Q2 बड़ा हो जाए, इससे रिलेटेड नहीं है, ये केस है। Q2 बड़ा हो जाए, Q1 छोटा हो जाए, और Q1 को उठा के हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारा चार्ज कैसे मोशन करेगा? इस केस में जो हमने अभी केस बनाया अपने मन से, तो उस केस में ये चार्ज यहाँ से उठ के यहाँ पे करेगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे रुका रहेगा। तो हम अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो एरो लेंगे, वो कहाँ से लेंगे? वो चूंकि मोशन इस साइड हो रहा है, अब की बार जो Q1 इस साइड मूव कर रहा है,
तो उसकी डायरेक्शन जो r2 माइनस r1 इधर है, जो भी वेक्टर निकल के आएगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आएगा, उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कब होगी? जब हम लोग F21 के बजाय क्या लेंगे? F12 लेंगे। खैर ये केस है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया सारा डायग्राम और इनका कन्फिगरेशन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वेक्टर्स पे। वेक्टर्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टी रह गई है, ये भी बैकग्राउंड ही है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये बैकग्राउंड है तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जरा थोड़े से इसके कुछ इसमें पार्ट्स रह गए हैं जिसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो कि बैकग्राउंड में है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी वेक्टर में 3 चीज़ें होती हैं, देखिए ध्यान से। अ वेक्टर हैज़ 3 यूनिक फीचर्स। सपोज करिए कोई वेक्टर है एक्स वेक्टर, तो इसमें 3 चीज़ होगी। पहला तो खुद वेक्टर ही होगा, ये पहली यूनिक प्रॉपर्टी है। दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी है इसका मैग्नीट्यूड, और इसका सिंबल ये है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, ठीक है ना, मैथमेटिकल वैल्यू है ये, मैथमेटिकल वैल्यू। और अगर आप चाहो तो इसको आप सिर्फ एक्स से भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी, मैं इसे इसको इरेज कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी। ये सेकंड यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसे आप एक्स से दिखा सकते हैं या फिर मॉड एक्स से दिखा सकते हैं। और तीसरी जो यूनिक प्रॉपर्टी है आपने क्लास 11 में पढ़ रखी है, वो है यूनिट डायरेक्शन या डायरेक्शनल वेक्टर जिसे कहते हैं। यूनिट वेक्टर कहते हैं जिसे, या फिर इसको आप चाहें तो डायरेक्शनल वेक्टर कह सकते हैं, डायरेक्शनल वेक्टर। और इसका सिंबल क्या है? वो एन कैप है। या फिर इसके और एक सिंबल अगर आप चाहें तो दूसरा सिंबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेक्टर है ना, वेक्टर एक्स, उसी पे कैप लगा दें, तो दो सिंबल है इसके। एन जो सिंबल है, एन कैप, वो यूनिवर्सल सिंबल है, आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं। और या फिर जो वेक्टर है उसको लिख के उस पर कैप लगा दें, ये डायरेक्शन को शो करती है। इज इट क्लियर? इसके 3 यूनिक फीचर्स हैं, ये केवल वेक्टर्स के हैं और किसी के नहीं है। समझ में आया? अब इनमें रिलेशन है, इन तीनों में। यूनिट डायरेक्शन में जिसका सिंबल एक्स कैप या एन कैप, और मैग्नीट्यूड में जिसका भी 2 सिंबल है। मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू या मॉडुलस के भी 2 सिंबल हैं, एक्स, दोनों इक्वल सिंबल है, मॉड एक्स या एक्स। और तीसरा जो वेक्टर है, इन तीनों में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? रिलेशन है एक्स कैप इज इक्वल टू वेक्टर एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस एक्स। इसको अगर और दूसरे तरीके से कहना चाहें तो वेक्टर एक्स अपान एक्स। मॉड एक्स को आप चाहें तो सिर्फ एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन है इन तीनों यूनिक प्रॉपर्टीज में जो कि किसी एक वेक्टर में पाई जाती हैं। इसमें डायरेक्शन का काम कौन करता है? तो ये करता है, ये डायरेक्शन, इसको आप डायरेक्शनल वेक्टर भी कहते हैं या यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ये काम करता है डायरेक्शन का। समझ में आई बात? तो ये डायरेक्शन का, ये मैथमेटिकल वैल्यू में, ये खुद पेरेंट अपना जो हमारा वेक्टर तो है ही। ये बैकग्राउंड है, तो आप इसको आप स्नैपशॉट ले लें इसका। मैं इधर लिख देता हूँ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं थोड़ा सा और रेक्टिफाई करूँगा राइटिंग को। तो ये रिलेशनशिप है इन दोनों वेक्टर्स में। आपने बैकग्राउंड जान लिया इसका, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें या फिर नोट कर ले कॉपी में, और मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। हाँ, जब आप स्नैपशॉट लेना प्लीज़, तो उसमें आप लिख लें, स्नैपशॉट लेने के बाद उसे जब आप सेव करें तो 1 2 3 4 5 6 फाइल नंबर लिख लें। इससे क्या होगा, जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना, तो आपको क्रम पता रहेगा, ऑर्डर पता रहेगा। अगर आप सिर्फ स्नैपशॉट लेते चले गए और आपने उसमें नंबरिंग नहीं की, ठीक है ना, तो आपके लिए फिर बाद में दिक्कत होगी। या फिर आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। सो फार सो गुड, उससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए खैर आते हैं, ये आपको फिगर दिख रहा है, ठीक है। और अब जो है हम इसको थोड़ा सा, सेम फिगर है, इसी फिगर का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो आपने फोटो तो ले लिया होगा, सॉरी इसका स्नैपशॉट, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लीन वे में लिख लेते हैं। देखें अब ये हमारा नीट एंड क्लीन डायग्राम लगभग
बन गया है। यहाँ पे T1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, T1 को आप हटा भी सकते हैं। चलिए मैं T1 को हटा भी देता हूँ, या फिर अगर लिख भी देंगे तो कोई मुश्किल नहीं इसमें, ठीक है ना। तो मैं T1 को हटा देता हूँ अब। T1 डजेंट हैव एनी स्पेसिफिक रीजन, वो समझाने के लिए मैंने सिर्फ बनाया था। चलें ये इधर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रुकिए, जस्ट वेट। F कितना था, F12 देखिए ध्यान से। अब इसको हम लोग लिखते हैं कोलम्बियन फोर्स में। तो कोलम्बियन फोर्स में लिखने से पहले हम एक एक फोर्स को पकड़ते हैं। हम लोग F21 को पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें फोर्स जो पकड़ना है कोई भी आप पकड़ सकते हैं। हम लोग चूँकि इसी को देखते हैं, पहले हम बिल्कुल सीधे आँख पे पड़ रहा है, इसी को पकड़ लेते हैं। सो लेट F21, हम नॉर्मल देखते हैं। F इज इक्वल टू होता है K इंटू मॉडुलस ऑफ बोथ द चार्जेस, ये हमने पढ़ रखा है कूलम्ब्स लॉ में, ठीक है ना। अपान डिस्टेंस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो हम लोग लेंगे नहीं, यहाँ पे डिस्टेंस के प्लेस पे कितनी वैल्यू है, देखिए कितनी आई है, R2 माइनस R1 आई है कि नहीं, R2 माइनस R1, और भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको आप लगा भी दें, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर। अब देखिए डायरेक्शन अभी हमें यहाँ पे लेनी है, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखते, कुछ भी ना लिखते तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन लेना है। तो देखिए जो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन और कुछ नहीं होता है, जो वेक्टर है ना, आपने देखा था कि वेक्टर अगर कोई हो, एक्स बार हो, एक्स है, तो इसी पे कैप लगा दें तो यही इसका यूनिट डायरेक्शन है, या फिर अगर एन कैप लगा दें यही इसकी यूनिट डायरेक्शन है। तो अब की बार जो वेक्टर है वो एक्स के प्लेस पर, एक्स के स्थान पे R2 माइनस R1 है। तो आप क्या करें, यहाँ पे अगर R2 माइनस R1 को लिखना हो तो R2 माइनस R1, आप चाहें तो पूरे पे कैप लगा दें, या फिर ऐसे कैप लगा दें, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। R2 माइनस R1 कैप, या फिर आप इसको चाहें तो R2 माइनस R1 कैप लगा दें, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। या फिर आप चाहें तो R2 कैप माइनस R1 कैप भी कर सकते हैं। तो ये आप पे है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, किसका, इस फोर्स का। अच्छा, ये जो हमने निकाला हुआ है वो किस फोर्स के लिए निकाला हुआ है, तो सारा हमने एनालिसिस चूँकि चार्ज Q2 के रिस्पेक्ट में किया है, जो यहाँ से यहाँ तक आया है, और वो आया है इस फोर्स की वजह से। तो यानी हम लोग बात कर रहे हैं F21 की। तो F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ये जो आपको दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 माइनस R1 होल स्क्वायर, और इंटू डायरेक्शन, इसकी यूनिट डायरेक्शन है। इसको अगर आप चाहें, ध्यान रखें आप, अगर कहीं पर लिखा है R2 माइनस R1 तो इसको शॉर्ट फॉर्म में चाहें तो R21 कर सकते हैं। R ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं R21 का मतलब R2 माइनस R1 है। सेम अगर आप इसको कैप में लिखना चाहें तो R2 कैप माइनस R1 कैप इज इक्वल टू लिख सकते हैं R21 कैप लिख सकते हैं। यानी इस इक्वेशन को अगर आप आगे चाहें तो मैं इधर लिख देता हूँ F21, इधर आप वेक्टर भी लगा दें क्योंकि हम वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 होल स्क्वायर इंटू R21, और यहाँ पे कैप लगाना है, जस्ट वेट, ठीक है ना। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोलम्बियन फोर्स जो हमें मिला है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आप चाहें तो हम लोग F12 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। F12 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, हमें किसको लेना पड़ेगा, F12 को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से ये पहले ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको करते हैं, और यही हमारा आंसर है, दिस इज द आंसर। अब की बार स्टूडेंट्स हम लोग इसको रिवर्स करने वाले हैं। अभी आपने देखा था कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो F21 लग रहा था, और यहाँ पे लग रहा था F12। तो अब की बार हम लोग बात करने वाले हैं F12। F21 का तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया, और F12 का क्या वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसे हम लोग जानेंगे।
क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। तो ध्यान से देखिएगा, अब की बार हमें सारा कुछ F12 के रिस्पेक्ट में करना है। जरा देखिए ध्यान से, F12 जो है ना, इट इज़ द फोर्स वर्किंग ऑन द लोकेशन 1 या पोजीशन 1 ड्यू टू लोकेशन 2। क्योंकि लोकेशन 2 भी लोकेशन 1 वाले चार्ज पे Q1 पे एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, क्योंकि नेचर सेम है। तो अब की बार ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये इसके रिस्पेक्ट में सारा कुछ करना है। इसके पहले हम लोगों ने इसके रिस्पेक्ट में किया था, ठीक है ना। चलें, अब हमें ये नहीं पता है क्या करें इसका, तो हम आते हैं डेफिनेशन पे। आपका बेसिक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जरा एक बार फिर से मैं इसको रिमाइंड कर देता हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, उस यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी डायरेक्शन में, और डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तीनों एक ही डायरेक्शन में है। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई क्लास 11th में और उसके पहले क्लास 9th में। तो चूंकि अब की बात हम लोग बात इसकी कर रहे हैं, F12 की बात कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जरा आप देखें, F12 इस साइड जा रहा है, उल्टा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जाना चाहिए वो कहाँ से जाना चाहिए? जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें इसके बजाय जाने के बजाय, इसके जाने के बजाय जो रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो इसका नेचर होता है ना। यानी कि इस नेचर पे हमें आना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ये जो आपको दिख रहा है। जरा इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, क्या है, चलिए हम लोग मान लेते हैं x है, ठीक है ना। अभी हम डायरेक्ट यहाँ R2 - R1 नहीं कर सकते, हम x मान लेते हैं। तो जरा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रूल पे आते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है? बहुत आसान है। एंटी क्लॉकवाइज रूल ये कहता है, मैं इधर थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, करेंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए। डायरेक्शन तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो देखें आप, इसको हम लोग बना लेते हैं, ये x है जो हमें चाहिए, ये R1 है और ये जो है R2 है। तो हम लोग करते क्या, एक सर्कल बना लेते हैं, और एक सर्कल है, देखिए ध्यान से, और सर्कल पे ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एरो बना लेते हैं कई सारी। अब हमें ये देखना है कि इस सर्कल में जिस वेक्टर का डायरेक्शन इस सर्कल से मैच करेगा वो पॉजिटिव, और जिसका उल्टा मैच करेगा वो निगेटिव। देखिए कैसे, जो x है ना, x जरा इस x से स्टार्ट करते हैं, उधर से इधर जा रहा है। और देखिए सर्किल में हमें जो उसके पास वाली रेडियस है, यानी जो उसके पास वाला वो है सर्कमफेरेंस, उसी को लेना है। जैसे अगर इसके लिए देख रहे हैं तो इसके पास वाला ये है, इसको नहीं लेना है। फिर अगर इसको देख रहे हैं तो इसके पास वाला ये है, इसको नहीं लेना है। फिर अगर इसको देख रहे हैं तो इसके पास वाला यानी उसके बगल वाला ये है, ये सर्कमफेरेंस है, फिर इधर नहीं लेना है, ठीक है ना। बिल्कुल पास वाला यानी एडजेसेंट को लेना है। जरा अप्लाई करते हैं, देखिए x जो है ऐसे ऐसे आ रहा है, हर पॉइंट पे ऐसे ही जाएगा, दाएं से बाएं। ये सर्कल को हमने जब देखा तो ये भी दाएं से बाएं ही जा रहा है, और ये भी दाएं से बाएं जा रहा है। देखिए तो साइन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज रूल के हिसाब से? पॉजिटिव। तो जो सेम साइन के होंगे उन्हें हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो अपोजिट साइन के होंगे उन्हें हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं x के बाद नंबर आता है R1 का, लेकिन R1 देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, x तो ऐसे जा रहा है, R1 ऊपर से नीचे जा रहा है। देखते इसको कंपेयर करते हैं सर्किल से, तो सर्किल का पहला इसी से हमें कंपेयर करना है। तो सर्किल में तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन ये इधर से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, उल्टा है, अपोजिट है, ये अपोजिट है। तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। किसका होगा? R1 का होगा। सेम आगे आते हैं, जैसे हम लोग आगे है तो आ रहा है नंबर R2 का, तो R2 तो इस डायरेक्शन में जा रहा है। जरा देखते हैं इसके बगल वाले सर्किल का जो सर्कमफेरेंस उसमें कैसे बना हुआ है, इसमें भी ऐसे ही जा रहा है। दोनों का जो पोजीशन है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो भी सेम ही है, तो साइन कन्वेंशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आगे कुछ है नहीं, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, जरा इसको हम ट्रांसफर करते हैं, माइनस से उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ये प्लस R2 उधर गया तो माइनस हो गया, R1 - R2। यानी ये जो हमने x माना हुआ है ना, उसके प्लेस पे आप चाहें तो कर सकते हैं R1 - R2। बात समझ में आई? इसी x को मैं हटा के अब R1 - R2 कर देता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। तो हो गया R1 - R2, ये हमारा वेक्टर है। और अभी आपने देखा R1 - R2, इसको अगर आप सिंप्लीफाइड में लिखना चाहें तो कर सकते हैं R12, ठीक है ना। ये वेक्टर है, सॉरी इसको मैं वेक्टर लिखना भूल गया, ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं। पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर ही होता है, तो आप ये गलती मत करिएगा, यहाँ वेक्टर लगा दीजिएगा।
तो वेक्टर x जो हमने अभी माना था वो आ गया, वो R12 आ गया, R1 माइनस R2 नहीं है। रुकिए मैं इधर कर भी देता हूँ इसको, इज इक्वल टू R12, ठीक है ना, ये वेक्टर है। चले, अच्छा ये वेक्टर, ये जो हमने एरो लगाया है ना, ये मत समझिए कि इससे हट जा रहा है, नो, ये वेक्टर का सिंबल है, ठीक है ना, इधर में भी लगा था सिंबल। कोई पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। बात समझ में आई? जरा देखते हैं। ये आप चाहें इसे एंटी क्लॉक वाइज रूल कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज रूल। इसे आप चाहें कहीं पे नोट कर लें, स्नैपशॉट ले लें, और इसे मैं अब इरेज करने लगा हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। हमें सारा कुछ कैलकुलेशन करना है F12 के लिए, और F12 में जरा हम देखते हैं, F इज इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स K मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2 अपॉन, अब हमें डिस्टेंस तो लेना नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, देखिए ध्यान से, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि इसमें डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन R1 माइनस R2 कैप, इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाइड, यहाँ पे सारी वेक्टर भी रहेगा, वेक्टर आपको यहाँ पे लगाना जरूरी है। अगर आप चाहें इसको और सिंप्लीफाइड करना चाहें, अच्छा ये जो फोर्स लगा रहे हैं ना, ये जो फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, वो इसके लिए निकाल रहे हैं, F12 के लिए। तो F12 इज इक्वल टू K मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बुक के हिसाब से, तो R12 होल स्क्वायर बाई R1 माइनस R2 को R12 कर सकते हैं, और इनटू R1 माइनस R2, मतलब R1 कैप माइनस R2 कैप को R12 कैप कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। ये F12 का रिप्रेजेंटेशन है कोलम्बियन फोर्स का वेक्टर फॉर्म में, और जो दूसरा कोलम्बियन फोर्स था F21, उसका रिप्रेजेंटेशन अभी आपने नोट कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और ये हमारा जो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे जो है हम लोग इस पे आने वाले टाइम पे न्यूमेरिकल्स और बाकी जो दूसरी थ्योरीज़ हैं जो कि बहुत ही मुश्किल पैदा करती हैं, वो सारी की सारी हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।